आज अपने गांव, अपने घर शहरबनिया जाना हुआ। माँ से मुलाकात हुई। उनकी तबीयत इस बीच में थोड़ी खराब रहती है। इस बात को लेकर यकीनन परिवार में सबको चिंता होती है। मेरी मम्मी भी परेशान रहती हैं, तो इसीलिए आज उनका हालचाल जानने, उनका स्वास्थ्य पूछने, परिवार में जिस तरीके की परिस्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं, तो ऐसे में परिवार का बड़ा बेटा होने के नाते विभिन्न प्रकार की तमाम जिम्मेदारियां आज की तारीख में मेरे कंधों पर है। जहां एक तरफ परिवार है तो वहीं मेरे पिता, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के तमाम वो सपने, तमाम वो कार्य हैं जिनको पूरा करना है। तो जहां एक तरफ प्रदेश के प्रति अपनी जिम्मेदारी, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी, मेरे नेता, मेरे पिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वहीं दूसरी तरफ इस बात का भी ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे नेता के सम्मान में जो कार्य संभवतः राज्य सरकार को करने चाहिए, लगभग आज उनके निधन को 1.5 साल हुआ। मेरे नेता बिहार की राजनीति में उनका पुत्र हूँ, इसलिए अगर मैं बोलूंगा तो संभवतः लगेगा कि अपने पिता की बढ़ चढ़कर मैं तारीफ कर रहा हूँ या उनकी बातें कर रहा हूँ, पर हकीकत है मेरे नेता ने 5 दशक से ज्यादा, लगभग 52 साल देश की सक्रिय राजनीति में उन्होंने समर्पित किए। बिहार और बिहारियों के लिए उन्होंने समर्पित किए। बिहार के गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा वर्ग से, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों को न सिर्फ मुख्य धारा के साथ जोड़ने का उन्होंने कार्य किया, बल्कि उनके हक, उनके अधिकारों के लिए भी निरंतरता में वो संघर्ष करते रहे। जिस मंत्रालय में मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी गए, उस मंत्रालय से जुड़ी हुई योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने में, धरातल पर उतारने में दिन रात उन्होंने मेहनत की। और जात पात, धर्म, मजहब से उठकर हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों को उन्होंने सहूलियत, सुविधाएं पहुंचाने का उन्होंने काम किया। पहली बार जब वो वीपी सिंह जी की सरकार में श्रम एवं कल्याण मंत्री बने, तो उस वक्त उन्होंने पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए मंडल कमीशन को लागू करने का उन्होंने काम किया। उन्होंने रेल मंत्रालय में रेल मंत्री होते हुए गरीब वर्ग से आने वाले ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे महापुरुष जिनको आजादी के कई दशकों के बाद तक उनको ना पूछा गया, ना उनको कोई सुविधाएं दी गई, उन्होंने रेलवे का पास देकर, तमाम जिला के जितने पत्रकार हैं उनको ये सुविधाएं देकर उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्य धारा के साथ उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया। आज तमाम लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का नाम भुनाते नहीं सकते, पर हकीकत है 89 से पहले डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। आज भले कोई भी बड़ा से बड़ा राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो, क्षेत्रीय दल हो, हर कोई डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जिक्र करना चाहता है, पर 89 से पहले उनकी तस्वीर तक पार्लियामेंट में नहीं थी। उनकी तस्वीर को लगवाने का काम श्रम एवं कल्याण मंत्री होते हुए हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनको भारत रत्न दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। प्रॉफेट मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। 9 बुद्धों को आरक्षण दिलवाने का काम हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। ना उन्होंने कभी जाति देखी, ना उन्होंने कभी धर्म देखा। आज तमाम लोग जो श्रेय लेते हैं भैया ऊंची जाति के गरीब लोगों को आरक्षण दिलवाने का, सबसे पहले इसकी आवाज भी हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उठाई। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन सन 2000 में हुआ। पार्टी के संविधान में इस बात का जिक्र है कि ऊंची जाति से आने वाले गरीब लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिले, उनको भी जोड़ा जाए, ताकि गरीबी अपने में जो एक बड़ी जाति है, उस वर्ग से आने वाले लोग मुख्य धारा के साथ जुड़ सके।
तो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जात पात धर्म मजहब तमाम चीजों से उठकर हमेशा बिहार बिहारियों के विकास की उन्होंने सोच रखी। कम्युनिकेशन में गए, आज तमाम लोग जो हाथ में मोबाइल फोन लिए घूम रहे हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, कैमरा से फोटो खींचना, इंटरनेट, ये सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की। आप सबको याद होगा जब वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने एक बयान दिया था और उस बयान का लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था। विपक्ष के नेताओं ने हमारे नेता का उस वक्त मजाक उड़ाया था, ये कहकर जब हमारे नेता ने कहा था कि मैं एक ऐसे दिन की कल्पना करता हूं जब हर रिक्शा वाला, ठेला वाला के हाथ में मोबाइल फोन। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा आए कि बैगन के भाव मोबाइल फोन बिके। और आज वो हकीकत है, गरीब से गरीब आदमी के हाथ में आज मोबाइल फोन, इंटरनेट की सेवाएं इस्तेमाल करते हैं। आप सब कई ऐसे पोर्टल वाले चैनल जिनकी न्यूज वो लोग मोबाइल पे देखते हैं। ये सोच गरीबों को मजबूत करने की, सशक्त करने की सोच हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी। और तो और आज जो देश में 81 करोड़ लोग मुफ्त का राशन खा रहे, उनको मुफ्त के राशन की योजना से जोड़ा गया। मुझे पता है भैया, मेरे नेता, मेरे पिता की तबीयत खराब थी, पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता किए बगैर, उनको चिंता इस बात की थी, जब पहला लॉकडाउन लगा था वो तस्वीरें उनको विचलित करती थी, जब तमाम मजदूर दूसरे प्रदेशों में रह रहे बिहारी सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल कर कर अपने गांव, अपने प्रदेश वापस आने के लिए मजबूर थे, उनका काम धंधा बंद हो गया। उस वक्त मेरे नेता को चिंता इस बात की थी कि ये लोग आ तो रहे पर ये लोग खाएंगे क्या। रोज कमाने रोज खाने वाला मजदूर जब उसका काम बंद हो गया तो वो कमाएगा कहां से और खाएगा कैसे, परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। मुझे पता है कि दिन रात अधिकारियों के साथ बैठकर खराब स्वास्थ्य में भी उन्होंने इस योजना को तैयार किया और अगले दिन सुबह उठते ही प्रधानमंत्री जी को फोन किया, उनसे मिलने का समय मांगा, मिलने गए और उनके सामने प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना का उन्होंने निर्माण किया, जिसके तहत ऐसे लोग जो संभवतः खाद्य सुरक्षा कानून से नहीं जुड़े हुए, किसी कार्ड धारक नहीं है, जिनको राशन का लाभ नहीं मिल पा रहा पर गरीब परिवार से आ रहे, ऐसे 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिले, इस योजना का उन्होंने निर्माण किया। बिहार में भी काफी विवाद हुआ था, लगभग 15 लाख के करीब ऐसे नाम थे जिनकी सूची राज्य सरकार ने हमारे नेता को मुहैया, उनके विभाग को मुहैया नहीं कराई। उस वक्त के तत्कालीन इस विभाग के जो मंत्री थे उनसे काफी बहस हुई इस चीजों को लेकर, परंतु गतवा बिहार के भी लगभग 15 लाख ऐसे लाभार्थी हैं जिनके नाम को इस योजना के साथ जोड़ा गया। तो एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपनी अंतिम सांस तक देशवासी, बिहारवासी और बिहार और गरीब लोगों को जिन्होंने काम किया, आज उनके निधन को लगभग 1.5 साल होने के बाद, और इन 1.5 सालों में राज्य सरकार के द्वारा उनके सम्मान में, मतलब कोई बड़ा कार्य तो छोड़ दीजिए, कोई एक छोटा कार्यक्रम तक उन्होंने करना जरूरी नहीं समझा। निरंतरता में हम लोगों ने राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से हम लोगों ने आग्रह किया कि भैया उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। प्रतिमा एक सांकेतिक सम्मान होता है, तमाम महापुरुषों की प्रतिमा लगाई जाती है ताकि आने वाली पीढ़ी उनको, उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद रखे। भाई हम लोग भी जब बचपन में सड़क में पिताजी के साथ में निकलता था, तमाम महापुरुषों की तस्वीरें देखकर मैं पूछता था, उनकी प्रतिमाएं देखकर पूछते थे कि ये कौन है, क्या किया है इन्होंने। ये एक सांकेतिक सम्मान होता है जो बार बार हम लोगों ने आग्रह किया राज्य सरकार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ना उनकी बरखी ना उनकी पुण्यतिथि पर आना, उनके पार्टी के नेताओं ने आना तक जरूरी नहीं समझा। तो उनके सम्मान में कोई ऐसा कार्यक्रम वो करें, इसकी कल्पना भी मैं नहीं करता। और इसीलिए क्योंकि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देश का दूसरा अंबेडकर कहा जाता है, माना जाता है, इसीलिए 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने, तमाम नेताओं ने ये संकल्प लिया कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति पहले चरण में बिहार के हर एक जिला में लगाई जाएगी और उसके बाद अगले चरण में हम लोग बिहार के हर एक प्रखंड में
और उसके बाद संभवतः बिहार के हर एक गांव में उनकी प्रतिमा लगाने का हम लोग काम करेंगे। और इसकी शुरुआत सबसे पहले उनकी जयंती पर 5 जुलाई को, उनके जन्म दिवस पर, हमारे नेता की कर्म भूमि, जहां से उनकी पहचान बनी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लोगों ने उनको पहचान दी, हाजीपुर, जहां से 2 बार गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाईएस्ट मार्जिन से जीतने के लिए उनका नाम दर्ज है। तो सबसे पहले हाजीपुर में उनके जन्म दिवस पर, उनके जयंती के दिन, हम लोग उनकी प्रतिमा हाजीपुर में लगाने जा रहे हैं। और उसके बाद उनकी पुण्यतिथि पर उनका गांव, उनका घर, मेरा पैतृक गांव शहर बन्नी में, यहीं पर ही हम लोगों ने दादाजी, दादी, मजले दादा, मजली दादी, सबकी प्रतिमा पिताजी ने यहीं पर लगाई है। वहीं पर हम लोग चाहते हैं कि उनकी भी एक भव्य आदमकद प्रतिमा यहाँ पर लगाई जाए। और उसीलिए आज यहाँ एक तरफ माँ से मिलना था, इस बीच में थोड़ा समय भी हो गया था, उनसे मुलाकात की, तो उनसे मिलना था और साथ ही में आकर इस बात का निरीक्षण करने का भी ये कार्यक्रम था कि वहाँ पर उनकी कैसे आदमकद प्रतिमा लगे। बहुत पहले ही हम लोगों ने अपनी तरफ से स्टोन वहाँ पे लगा दिया था, शिलापट वहाँ पर लगा दिया गया है, और अब उसके ऊपर प्रतिमा लगे। 8 अक्टूबर को उनकी पुण्यतिथि पर ये प्रतिमा लगाई जाएगी। और उस बीच में बहरहाल अभी हम लोगों ने उस पर काम चल रहा है, प्रतिमा में बीच में भी हम लोग आएंगे, कैसे उसको यहाँ पे किया जाएगा, क्या कार्यक्रम होगा, वो आने वाले समय में तमाम बातें आप सबके साथ साझा की जाएंगी। तो आज के आने का यही खास उद्देश्य था। इसके अलावा आप लोगों की कोई सवाल? बिहार में जिस तरीके से जो है जातीय जनगणना को लेकर के गुंजन हो रही है, पक्ष विपक्ष दोनों के साथ आरजेडी और जेडीयू, इसको कैसे? देखिए, अच्छी बात है, हम लोग भी समर्थन करते हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। और कारण है इस बात का भाई, जातीय जनगणना होने का कारण है क्योंकि कई ऐसी नीतियां हैं, केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, वो जातियों पर आधारित होती है। इसके लिए इस बात की जानकारी होना जरूरी है कि किस जाति की क्या आबादी है, ताकि उसके अनुपात में सही राशि आवंटित उस योजना में होती है नहीं होती है, इस बात की जानकारी सबको हो। तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, पर ये अब होनी चाहिए, इसके ऊपर जो लोग राजनीति करते हैं उस बात से मुझे ऐतराज है। भाई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लंबे समय से जातीय जनगणना का वो जिक्र कर रहे हैं। भाई, जातीय जनगणना का विषय कोई आज से उठा हुआ विषय तो है नहीं, 80-90 के दशक से हम लोग सुनते आ रहे हैं जातीय जनगणना की बात। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले 16-17 साल से आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब आपको इतनी ही चिंता थी जातीय जनगणना की, तो अभी तक आप करवा देते, और अभी भी आप करवाइए ना। बैठकों पे बैठक, चर्चा पे चर्चा, कभी आप इकट्ठा करके सबको लेकर जाते हैं प्रधानमंत्री के पास, कभी 1-1 घंटा आप अकेले में बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष से। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, बिल ड्राफ्ट कीजिए, सदन में लाइए, उसको पारित करवाइए और काम शुरू करवाइए। इसमें विलंब किस बात का? आपके पास मैंडेट है, तमाम विपक्षी दल आपका समर्थन कर रहे हैं, मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ, मेरी पार्टी आपका समर्थन कर रही है। और जहां पर आपको हमारे सहयोग, हमारे समर्थन की जरूरत है, जातीय जनगणना पे मेरी पार्टी का खुलकर आपको समर्थन है, पर इस पे अब राजनीति नहीं करें, इस पे जल्द से जल्द काम शुरू करें, यह आग्रह है। जातीय जनगणना को लेकर जिस तरह से बीजेपी नेता और जदयू नेताओं में जिस तरह से विरोधाभास आप देख रहे हैं, क्या लगता है कि एनडीए सरकार बिहार में देख पाएगी या फिर इसका खेला होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा भाई। इस बात को मैं शुरू से कहता आया हूं कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होंगे ही होंगे, इस बात को टाला नहीं जा सकता। आज जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये विषय उठाते हैं, ये अपने में सोचने वाली बात है भैया। जिन्होंने निरंतरता में जिसके साथ मिलकर सरकार बनाई, चुनाव लड़े, ये विषय पहले क्यों नहीं आता? आज इन विषयों का बहाना बनाया जा रहा है गठबंधन से अलग होने के लिए। भाई, जातीय जनगणना का विषय आप 2005 में भी उठा सकते थे, 2009 के चुनाव में भी उठा सकते थे,
2010 में भी उठा सकते थे, 2014 में उठा सकते थे, 2015 के चुनाव में उठा सकते थे, भाई 2017 में आप उठा सकते थे। जब आप रातों रात आप एनडीए का आप हिस्सा बने, तब आप बोल सकते थे प्रधानमंत्री जी को कि भाई जातीय जनगणना पे पहले आप अपना रुख साफ कीजिए, तब हम आपके साथ आएंगे। उस वक्त आप बोल सकते थे कि बिहार को विशेष राज्य का आप दर्जा दिलाइए, तब हम आपके साथ जाएंगे। पर उस वक्त तो आपने रातों रात शपथ ले ली। आप 2019 के चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले आपने शर्त क्यों नहीं रखी कि जातीय जनगणना पे भारतीय जनता पार्टी अपना रुख साफ करे? अगर आपका रुख साफ नहीं है तो हम आपके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये शर्त तो नहीं रखी। 2020 से पहले आपने क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने ये शर्त रखी कि भैया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलाएंगे तो हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये 2022 में ही ये चर्चा क्यों रही? 17 साल के बाद मुख्यमंत्री को यकायक विशेष राज्य के दर्जे की मांग इंपॉर्टेंट लगने लगती है, जातीय जनगणना इंपॉर्टेंट लगने लगती है। बहरहाल मैं दोनों चीजों में उनका समर्थन कर रहा हूँ, पर इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कहीं ना कहीं गठबंधन में विरोधाभास है, गठबंधन से दूरी बनाने की ये तैयारी है। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के यहाँ मुख्यमंत्री जी पैदल चलकर अब जाने लगे, एक एक घंटे दोनों की बातचीत होने लगी है, तो ये अपने में संकेत देते हैं कि मौजूदा गठबंधन में क्योंकि अब सब कुछ ठीक नहीं है, तो वैकल्पिक गठबंधन की तैयारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। और आने वाले समय में शाश्वत सत्य है कि आने वाले समय में बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होकर रहेंगे। देश के कई प्रदेशों में जिस तरह से कम्युनल वायलेंस हो रहा है, जिस तरह से अजान और क्या कहते हैं हनुमान चालीसा को लेकर के जिस तरह से धार्मिक भावनाएं बढ़ाए जा रहे हैं, क्या लगता है ये देश के लिए कितना सही और कितना गलत है? भाई गलत है, गलत ही नहीं बहुत गलत है। सरकारें आएंगी जाएंगी, पर अगर कुछ रहेगा तो ये देश रहेगा, देश के लोग रहेंगे। और देश के लोगों में एकता भाईचारा रहना बहुत जरूरी है। हमारे देश की ताकत ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी रही। ऐसे में अगर हमारे देश में ही देश के ही लोग अगर डिवाइड एंड रूल वाली राजनीति अपनाने लग गए, बांटो और शासन करो की राजनीति अपनाने लग गए, तो ये देश के लिए, देश के भविष्य के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कोई बात नहीं है। और उसके कारण है भैया कि आप ध्यान भटकाने की राजनीति कर रहे हैं। नैरेटिव्स, प्रोपोगेंडा सेट किया जाता है कि देश के जो ज्वलंत विषय हैं उससे देशवासियों का ध्यान भटकाया जाए। भाई आज की तारीख में मेरे प्रदेश में बात होनी चाहिए 19 लाख रोजगार को लेकर, तो बात होती है लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा को लेकर। आज की तारीख में मेरे प्रदेश में बात होनी चाहिए कि भैया हवा से पुल उड़ता है क्या, उसकी जांच कौन करेगा? विश्वेश्वरैया भवन में जिस तरीके से आग लग गई, कौन सी फाइलें उसमें जली या जलाई गई, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अपराध जो प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, दिन भर आए दिन खुलेआम लोगों को गोली मार दी जाती है और एक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है आज की तारीख में। कोई ऐसी सरकारी योजना नहीं है जो बिना घूस दिए हो रही हो। किसी भी बिहारी से आप लोग पूछें, बीपीएससी में जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं उसकी जांच की चर्चा होनी चाहिए। पर इन तमाम विषयों से ध्यान भटकाने के लिए बात होने लगती है हिंदू मुसलमान पर। और मुझे अफसोस होता है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में ऐसे लोग जो बांटने की राजनीति करते हैं। मेरे प्रदेश की खुद मुखिया हैं भैया जो बांटने की राजनीति करते हैं। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, महिला, पुरुष, तो जो लोग ये बांटने की राजनीति करते हैं वो हकीकत में ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। आज जब चर्चा नेशनल चैनल्स, जब महंगाई को लेकर होनी चाहिए, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर होनी चाहिए, तो चर्चा हो रही है कि भैया लाउड स्पीकर लगा रहना चाहिए कि हटना चाहिए। अरे भैया ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। आज जब हम लोग आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, 75 सालों में व्यवस्था ऐसी रही है भैया, उस वक्त कोई सवाल नहीं उठे, तो आज ये सवाल उठाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? पर कहीं ना कहीं ज्वलंत मुद्दों से, बेरोजगारी से ध्यान भटकाना, महंगाई से ध्यान भटकाना है, तो ये सवाल सामने आ रहे हैं जिसका मैं कतई समर्थन नहीं करता। चर्चा होनी चाहिए, मेरे लिए ये विषय चर्चा के भी नहीं। चर्चा होनी चाहिए तो सिर्फ बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ते अपराध, बढ़ते भ्रष्टाचार, बढ़ती महंगाई। सर ऐसा है कि जैसा सूर्य पासवान जी को दलितों पर मसीहा कहे जाते थे और आप सर फरसा उठाए घूम रहे हैं, और जैसे तेजस्वी यादव जी
गरीबों की मसीहा श्री लालू यादव जी को करते थे, और तेजस्वी यादव ने वर्तमान में ब्राह्मण समाज का जो बैठक में उन्होंने अपने पिता के कार्य के लिए माफी मांगा। उसी तरह श्री पासवान जी दलितों के मसीहा कहला रहे थे, लेकिन हाल ही में परशुराम जयंती पर आप फरसा लिए घूम रहे थे। ये बिहार को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि हर जाति का, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। मैंने अभी जो थोड़ी देर पहले लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा को लेकर जो बात मैंने बोली, उसी बात को मैं रखना चाह रहा हूँ। मैं 21वीं सदी का भैया पढ़ा लिखा लड़का हूँ। मैं जात पात धर्म मजहब में मैं विश्वास नहीं रखता। यही जातीय व्यवस्था है जिसने बिहार को इन 75 सालों में आगे बढ़ने नहीं दिया। यही जातीय व्यवस्था है जिसके खिलाफ निरंतरता में हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर निरंतरता में संघर्ष करते रहे। कर्पूरी ठाकुर जी करते रहे, जयप्रकाश जी करते रहे, लोहिया जी करते रहे। तमाम महापुरुषों ने इन्हीं जाति व्यवस्था के खिलाफ हिंदुस्तान में और बिहार में अगर कोई सबसे बड़ा फर्क है, सबसे बड़ा भेद है, तो वो अमीरी गरीबी। एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। आज जब मैं युवा वर्ग की बात करता हूँ, मैं किसी जाति की बात नहीं करता, मैं पूरे जमात की बात करता हूँ। युवा की जमात में बताइए मुझे, क्या ऊंची जाति के युवा लड़के बेरोजगारी का शिकार नहीं है? क्या दलित जाति के लड़के बेरोजगारी का शिकार नहीं है? क्या पिछड़ा जाति के लड़के बेरोजगारी का शिकार नहीं है? क्या अल्पसंख्यक धर्म से आने वाले लड़के बेरोजगारी का शिकार नहीं है? तो अगर आपको प्रदेश में, देश में अगर समानता लानी है और सही मायनों में देश को विकास की राह पर लेकर जाना है, तो ये अमीरी गरीबी की खाई को बांटना होगा। और हर जाति, हर धर्म में आस्था रखने वाले करोड़ों लोग, उनकी आस्था का सम्मान, अपनी आस्था के साथ बंधे रहते हुए उनकी आस्था का सम्मान करना भी जरूरी है। लेकिन सर बिहार में जो है जब रामधुनी में दलितों के बस्ती में उसे रोक दिया गया, तो फिर और दलितों का सेंटिमेंट नहीं, बिल्कुल। और ये प्रशासन की सबसे बड़ी चूक है आज की तारीख में। इसीलिए मैंने बोला कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको जातियों में बांटने का काम करें, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा करने का काम करें, ये मुख्यमंत्री अपने में दर्शाते हैं कि भैया आप और जाति व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रदेश में जिस तरीके से टारगेट करके भाई अनुसूचित जाति के लोगों को मारा जाता है, उसपे जितने केंद्र सरकार में, जितने बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाले मंत्री, सांसद, विधायक है, खामोश बैठे रहते हैं। इन लोगों को जवाब देने की जरूरत है भैया। क्या सरकार का हिस्सा है और उसके बाद छोटी छोटी अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली बच्चियों के साथ बलात्कार करके उनके शव को मारकर पानी में फेंक दिया जाता है। इस जाति से आने वाले युवाओं का गला रेत कर हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद भी तमाम लोग खामोश रहते हैं। मुख्यमंत्री जी किसी के यहाँ जाना जरूरी नहीं समझते। आज भी आजादी के इतने सालों के बाद भी जाति के नाम पर भेदभाव होता है। तो इन तमाम चीजों के खिलाफ आवाज उठाने का मजबूत तरीका ही यही है कि समानता का भाव सबने आना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी जाति, मैं बार बार कहता हूं, अगर कोई है तो वो गरीबी की जाति। जब तक गरीब जाति को एक साथ लेकर उनकी समस्याओं की बात नहीं की जाएगी, उनकी बेहतरी, उनकी सुविधा की बात नहीं की जाएगी, तब तक समाज एक नहीं होगा, तब तक प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एकला चलो की नीति पर चलेगी या फिर किसी के साथ अलायंस होने की पॉसिबिलिटी? देखिए भाई, फिलहाल तो एकला चलो, पर इतना भी मैं जरूर स्पष्ट कर दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने ये फैसला लिया है कि आने वाले समय में पार्टी विधानसभा का मध्यावधि चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, जो भी चुनाव होंगे उसकी अधिसूचना आते ही लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन का भी ऐलान करेगी। अगला चुनाव 100% लोक जनशक्ति पार्टी गठबंधन के तहत ही लड़ेगी, और वो एक ऐसा गठबंधन होगा जो लोक जनशक्ति पार्टी, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी का अंतिम सपना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिस संकल्प के तहत बिहार को विकसित राज्य बनाने का संकल्प हम लोगों ने लिया है, वो गठबंधन जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को सम्मान देगा, गवर्नमेंट एजेंडे का हिस्सा बनाएगा, साझा न्यूनतम कार्यक्रम में उसको जोड़ने का काम करेगा, उस गठबंधन के साथ लोक जनशक्ति पार्टी तालमेल बैठेगी। क्या फिर आप बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि हनुमान के रूप में आपको संज्ञा? भाई, हनुमान का या इन तमाम संज्ञाओं का राजनीतिक गठजोड़ गठबंधन से कुछ लेना देना नहीं होता। राजनीतिक गठजोड़ गठबंधन
अगर मुझे करना ही होता इन सब बातों में और मुझे अगर सत्ता का ही लालच होता, यही होता, तो भैया आज मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने नतमस्तक होता। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को अपमानित करने में कभी कोई कसर नहीं, दलित महादलित करने का सबसे बड़ा कार्य ही हमारे नेता के राजनीतिक कद को छोटा करना था। तो मेरे लिए तो बहुत सहज था, मैं उनके सामने जाके नतमस्तक होता। 15 सीटें वो मुझे दे रहे थे, उनकी नली गली की योजना को मैं सहमति देता, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को भूल जाता। तो आज संभवतः मैं भी केंद्र सरकार में मंत्री होता, बिहार में मेरे भी 2 मंत्री होते। पर मेरा लक्ष्य बिहार को विकसित राज्य बनाना है। और गठबंधन में पुनः दोहराता हूँ कि मैं किसी दल का जिक्र नहीं कर रहा, बट जो भी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को सम्मान देगा उसके साथ लोक जनशक्ति पार्टी अलायंस करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का 3 साल पूरा होने को सरकार के काम को किस रूप में देखते हैं? उसमें आपके पिताजी भी भागीदार हैं, क्या देखते हैं 3 साल का कार्यकाल मोदी सरकार का कैसा रहा? देखिए, मैं सिर्फ 3 साल का ही नहीं देखूंगा, मैं पूरे उनके 8 साल का कार्यकाल मैं देखूंगा। इन 8 सालों में जिस तरीके से यकीनन लाभार्थी रहे हैं कई योजनाओं के, जिनको उनका लाभ मिला है, और यही कारण है कि भैया 2019 में देश की जनता ने एक बड़ा मैंडेट मौजूदा एनडीए की केंद्र सरकार को दिया। और मैं साथ में इतना भी ईमानदारी से मानूंगा कि अभी भी कई कार्य हैं जो करने जरूरी हैं और अभी भी कई विषय हैं। मैं उन घटक दलों में से हूं जो बंधुआ मजदूर बनकर किसी गठबंधन में नहीं रहता। हम लोग जब भारतीय जनता पार्टी के साथ भी थे, हमारे नेता उस सरकार में मंत्री भी थे, तब भी हम लोग को जब लगा कि हमारे सिद्धांतों या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे विचारों के साथ कोई समझौता हो रहा है, तुरंत हम लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की। मैं उन नेताओं में से था जिन्होंने गठबंधन में रहते हुए भी डिमोनेटाइजेशन का विरोध किया था, नोटबंदी कानून के खिलाफ था। हम लोगों ने भूमि अधिग्रहण बिल का हम लोगों ने समर्थन नहीं किया था। भारत की संसद में खड़े होकर उसके खिलाफ किसानों के समर्थन में मैंने अपनी बातों को प्रमुखता से रखा था। किसान कानून जो अभी 3 आए थे उसके खिलाफ मैंने अपनी बातों को प्रमुखता से रखा था। अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट में जब डायल्यूशन की बात आई, लोक जनशक्ति पार्टी पहली और इकलौती ऐसी पार्टी थी कि केंद्र सरकार को हम लोगों ने अल्टीमेटम तक देने का काम किया कि अगर सरकार पुनः इस कानून को यथास्थिति में अगर स्थापित नहीं करती है तो हम लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे सरकार से अलग होकर। तो हम लोग उन लोगों में से हैं जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से हम लोगों ने समझौता नहीं किया। तो आने वाले दिनों में भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए हमारे सिद्धांत मायने रखते हैं। आज की सरकार में जैसा आपने पूछा कि इन 3 सालों में, मैं पिछले 8 सालों में बताऊंगा कि जहां पर बहुत अच्छे काम हुए हैं तो वहीं कई ऐसे काम हैं जिस पर ध्यान देना जरूरी है। महंगाई उसमें सबसे बड़ा ज्वलंत विषय है। जिस तरीके से महंगाई आज की तारीख में बेकाबू होती जा रही है, भाई धैर्य की भी एक सीमा होती है ना। समझ में आता है कि भैया लॉकडाउन लगा था, पूरी दुनिया इससे प्रभावित हुई थी, पर हर बीतते दिन के साथ जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से जिस तरीके से नेसेसिटी गुड्स की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, रोजमर्रा की तेल हो आटा हो उसकी कीमत बढ़ती जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से रुपया गिरता जा रहा है, ऑल टाइम लो पर आज की तारीख में रुपया गया, तो इन तमाम चीजों पर ध्यान देने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। कितना नंबर देंगे? 10 में कितना नंबर? भाई नंबर देने में मैं विश्वास नहीं रखता। देश की जनता है, इन कार्यों पे नंबर देने के उसी पर ही मूल्यांकन सरकारों का किया जाता है। सर एक सवाल है कि जो हालात अभी श्रीलंका के हैं वो हालात हमारे भारत की भी होने वाली है, ये बताया जा रहा है। एक युवा नेता होने के कारण आप हमारे जो जनता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे इस पर कि हमारी स्थिति? इसमें ना नेताओं को संदेश देने की जरूरत है ना जनता को, इसमें अर्थशास्त्रियों को संदेश देने की जरूरत है। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, मुझे नहीं पता देश की इकोनॉमी को और बेहतर या उसको बेहतर करने के लिए क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है। पर हमारे देश में कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने पूर्व में भी कठिन से कठिन समय में भी भारत की इकोनॉमी को संभाला है। मुझे लगता है 90 का वो दशक रहा है जहां पर कांग्रेस की सरकार नरसिम्हा राव जी के समय में हो या गठबंधन की सरकारें गुजराल साहब के समय में या देवेगौड़ा जी के समय में या उसके बाद अटल जी की जब सरकार आई, वो 90 का दशक एक आर्थिक तौर पर काफी कठिन समय देश के लिए रहा। पर ऐसे समय में भी इन अर्थशास्त्रियों ने हमारे देश को उस कठिन संकट से निकालने का काम किया।
आज भी मेरा विश्वास उन अर्थशास्त्रियों पर है। केंद्र सरकार से बस यही आग्रह है कि उन अर्थशास्त्रियों के सुझावों पर अमल करें ताकि श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश में नहीं। धन्यवाद।